नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में आपने कक्षा 8वीं का युगों का दौर भाग नंबर 1 पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं भाग नंबर 2। तो पहले भाग में हमने संस्कृत नाटकों और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इसमें किस तरह से कालिदास, भवभूति और विशाख दत्त जैसे जो महान नाट्यकार और संस्कृत शास्त्री पैदा हुए थे। तो आइए इस भाग में हम पढ़ते हैं कि उनका उद्भव और विकास कैसे हुआ, ह्रास कैसे हुआ। अब विद्यार्थियों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। और भाई लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करो। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला गया था। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा गया था। लेकिन अब बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत से अंतर्विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण है। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर के प्राचीन इमारतों के विशाल खंडर हैं। विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में ईसा की पहली शताब्दी में लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूर्व की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहित्यिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया है। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, जिसे अब क्या कहते हैं, हम कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जऊ का टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया था। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारक का जाना शुरू हुआ, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में जहाज़ बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाह का उल्लेख भी मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र यानी सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चित्र अंकित है। अजंता के भित्ति यानी दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, भाई चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों का भी चित्र है। महाद्वीप के देशों ब्रह्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीपों पर भारतीयों की छाप अधिक थी। आमतौर पर
शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ले गया और धर्म और कला भारत ने ले ली। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर के 15वीं शताब्दी में इसके अंत तक विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ पर सब जगह मिलता है। चंपा, अंकोर, श्रीविजय, भज्जा हित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी और जिसमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे पड़े हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से ही लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय कला संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। कंबोडिया की वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप में से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतों और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण हुई है, यानी लिखी गई है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई हैं। अंकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें हैं, जिसके ऊपर पुल बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वर्गाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम जयवर्धन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनमें भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह से सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदर्शी दृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा को संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। उन्होंने सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से गहरा प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न नहीं करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से
यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तारतम्य यानी मेल जोल स्थापित कर सके, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य कला में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत, जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत ही विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसमें एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास की गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बौद्ध स्तव की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। पाषाण प्रतिमा बेटा पत्थर की मूर्ति होता है। भारतीय कलाएं अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी हैं, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अजंता की गुफाएं खोदी गई, जिसमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी हैं और खड़ी हैं और श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई हैं। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काट करके एलोरा की गुफाएं, विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिसके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने उनकी कल्पना कैसे की होगी और या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूप आकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति मिली है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय में हुआ था। ये देख सकते हैं आप उस समय की नक्काशी किस तरह से की गई है। महाबलीपुरम की एक इमारत है जिसके ऊपर ये नक्काशी की गई है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है। खंडित होता टूटी फूटी, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हेवेल का कहना है कि इस क्षत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है। इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन है और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरीबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के गिल्पटोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है
जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा की को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति निर्भर नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। भारत का विदेशी व्यापार, ये हमने कलाएं पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उसका प्रभुत्व था, उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। तो भारत का व्यापार है वो कहाँ तक फैला हुआ था भाई? भूमध्य सागर तक। तो भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत ही विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर तक विदेशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता था, बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजों में इंडिगो कहते थे। अंग्रेजी नील को क्या कहते थे? इंडिगो कहते थे अंग्रेज भाई। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के मध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत की रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ है। भारतीय प्राचीन काल में से ही फौलाद का ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। तो ये देखिए, मेहरौली में जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। देखिए ये लौह स्तंभ है, इसका जो निर्माण है भाई वो 1500 साल पहले के आसपास हुआ है। देख सकते हैं आप इसको, ये जैसे का तैसा खड़ा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये दिल्ली में है, मेहरौली में। भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की जानकारी भी थी और उनका इस्तेमाल भी किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित हो चुका था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गर्चे के ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों के में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया जो अब तक प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों की ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र संबंधी जानकारियों में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को भी अपने वश में रख सका। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, ये माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फुहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर के
10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार का पर अत्यधिक प्रकाश डाला गया था। ये अंक चित्र बेजोड़ थे और दूसरे देशों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों में से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्योमिति, अंकगणित और बीजगणित का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल से हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियाँ बनाने के लिए एक तरह की जाति में ये बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्योमितिक आकृतियाँ अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्योमिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जा सकता। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्याङ्क और स्थान मूल्य वाली दशमलव प्रणाली विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए, किवाड़ खुल गए। बीजगणित पर सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिसका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर, जो 522 ईस्वी में का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, उसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाली गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः तीनों ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उसकी पुस्तक का नाम है लीलावती है। तो अंकगणित की पुस्तक का नाम क्या है भाई? लीलावती। किसने लिखी थी? भास्कर द्वितीय ने। उसका जन्म कब हुआ था? 1114 ईस्वी में। जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, जो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए भी उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब तक कुछ हद तक अपनी शैली का कारण इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने भाग नंबर 2 पढ़ लिया है, युगों का दौर। हम इसका तीसरा भाग भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। मेरे साथ बने रहिए और सिलेबस को करते रहिए। आपकी भारत की खोज पुस्तक बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको इसके इन तीनों भाग करवाने के पश्चात में इसके सब प्रश्नोत्तर भी आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए तब तक मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट रेडियो पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।